सुरों की कोकिला, भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर की अनसुनी कहानियां लेकर मौजूद हूं मैं। और मेरे पीछे आप जो ये यहाँ पे तमाम कैसेट्स लगी हुई देख रहे हैं, तमाम एल्बम्स यहाँ लगी हुई देख रहे हैं, ये सब लता मंगेशकर द्वारा दी गई आवाज और जिन जिन फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है उससे संबंधित है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये तमाम उनसे संबंधित आर्टिकल्स यहाँ लगे हुए हैं, फ्रेम्स यहाँ लगे हुए हैं और उनसे संबंधित एक एक करेंसी यहाँ पर है। और इस करेंसी का भी क्या राज है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए, जन्म कुंडली शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। लता जी की जन्म कुंडली वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी स्टोर पे नहीं खड़ा हूँ, मैं किसी लाइब्रेरी के अंदर नहीं खड़ा हूँ। मैं जो खड़ा हूँ वो मेरठ की एक ऐसी जगह है जो एक घर के अंदर बनी हुई है। लेकिन इस जगह का नाम है लता स्वर गंगा साहित्य केंद्र। और वो केंद्र के अंदर की चीजें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। शायद आपने किसी कलाकार से संबंधित इतना सब कुछ एक जगह पर नहीं देखा होगा, लेकिन ये मेरठ का लता स्वर गंगा साहित्य केंद्र है, जहां पर लता मंगेशकर से संबंधित सभी चीजें, उनके जीवन से संबंधित सभी चीजें यहाँ पे संजोकर रखी हुई है। और वो जो संजोकर रखी है वो उस शख्स से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। बड़ी रोचक कहानी है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो 8 साल की उम्र से शुरू हुआ। 8 साल की वो उम्र थी उस शख्स की जिसने लता मंगेशकर के बारे में जानना शुरू करा और उनसे संबंधित जो चीजें थी वो यहाँ पे संजो कर रखी। मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त गौरव शर्मा जी का नाम है। और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ बैठकर बातचीत हम लोग कर रहे थे तो काफी देर हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे बताई। तो मुझे दिमाग में आया कि शायद ये एक ऐसी चीज है जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, एक ऐसे लीजेंड से संबंधित जिसको मुझे दिमाग में आया कि शायद इस चीज को आप लोगों से भी मुझे साझा करना चाहिए। गौरव जी, ये बताइए कि अभी आपने बातचीत में बताया कि 8 साल की उम्र थी जब से आपने लता जी के बारे में जानना शुरू करा, उनकी सारी चीजें संजो कर रखनी शुरू करी। तो सबसे पहले तो मैं तस्वीर मैं चाहूंगा कि साथ में यहाँ पे मेरे साथी हैं वो दिखा दें कि कितना सब कुछ यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या संजो कर रखा है उनसे संबंधित। इसमें आप दत्ताजी से संबंधित पूरे देश विदेश का साहित्य, उनसे उन पर केंद्रित पुस्तकें, मैगजीन, भाषाओं को लेकर के यदि बात करें तो भारत की कोई भी क्षेत्रीय से लेकर के और मुख्य भाषा, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जहाँ लता दीदी का जिक्र हुआ हो और वो यहाँ संरक्षित ना हुई हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कैसेट्स, वीसीआर कैसेट्स, उसके अलावा वीसीडी, डीवीडी, कुछ रिकॉर्ड्स और कैसेट्स, और इसके साथ आप देखेंगे कुछ फिलैटली आइटम्स जो बड़ा दुर्लभ है इस समय देख पाना दीदी लता दीदी के संबंध में, उन सब का संग्रह। और फिलहाल भी अभी भी काम चल रहा है, लता चौक पर काम चल रहा है। और उसके साथ साथ दीदी के जो श्रद्धांजलि इशूज 7 फरवरी 2022 में जारी हुए, उन सब का एक बहुत बड़ा संकलन करके उसको भी रिकॉर्ड के लिए भेजा जाए। अच्छा, अभी मैंने बाहर देखा कुछ करेंसी भी वहां पे रखे हुए, छोटे छोटे सिक्के पुराने जमाने के, वो क्या है? जी जी जी, देखिए, लता दीदी का जो अवतरण हम लोग उसको बोलते हैं, वो कह सकते हैं कि 28 सितंबर 2029 इंदौर मध्य प्रदेश लता दीदी का जन्म समय है, जन्म की तारीख है। तो उस समय देश में जो करेंसी हमारे देश में चल रही थी, क्योंकि देश आजाद था नहीं, तो उस समय किंग जॉर्ज का जो करेंसी चल रही थी, तो अब लोग लता दीदी जब बड़ी हुई होंगी तो शायद उसी करेंसी को लेकर के उन्होंने अपना बचपन बिताया होगा। तो सेंटीमेंट को कनेक्ट करते हुए उनके जन्म के समय के सिक्कों को भी संरक्षित कर लिया। अच्छा, आपने इस जगह का नाम रखा है लता स्वर गंगा साहित्य केंद्र, क्या वजह है इस नाम के पीछे? देखा कि आप जानते ही हैं, स्वर गंगा हर व्यक्ति जानता है कि दीदी के जैसी गायिका, उनके जैसा संगीत प्रेम, उनकी साधना अतुल्य है। इसी कारण वो देवतुल्य हो गई। तो लगा कि कोई तो एक ऐसी चीज जो भारत में पवित्र है और गंगा से पवित्र और सुरों के मामले में दीदी से पवित्र, तो सोचा कि दोनों का एक साचर्य स्थापित कर दिया जाए, तो लता स्वर गंगा साहित्य। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल गौरव शर्मा हैं, पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन कर्म से मुझे लगता है कि ये शिष्य हैं।
और लता जी के आप इतने बड़े शिष्य हैं कि इतना सब कुछ उनके लिए यहाँ पे सँजो कर रखा है। मुलाकात कब हुई थी उनसे आपकी? संघर्ष तो बड़ा लंबा भी मेरा भी चला, प्रतीक्षा होती है कि अपने गुरु के दर्शन हो। लेकिन हाँ, वो एक समय आया 7 अगस्त 2013, दीदी का निज स्थान 101 पैडर रोड, वहीं दीदी का प्रथम दर्शन लाभ मुझे भी प्राप्त हुआ। और बड़ा एक भावुक क्षण होता है, जैसे मैं आप अपने गुरु के समक्ष खड़े हुए हैं और एक आप जैसा नाम भी है मेरा, तो उस समय एक्चुअली गौरव होने का और गौरवान्वित होने का जो एक फीलिंग होती है, वो कृपा से प्राप्त हुई। जी। अ, अनसुनी कहानियों के बारे में आपने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद लोगों को नहीं पता, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपसे शेयर की या आपको उनके बारे में कहीं से पता लगी। क्या-क्या ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते? देखिए, अगर प्रारंभ से बाल्यकाल की अगर बात करें, तो जो जो साहित्य हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और दीदी के इंटरव्यूज़ या साक्षात्कारों में भी हम लोग ने देखा है और इंटरेक्शन किया है, तो बात जो पहली आपको एक अवेयर करती, जागरूक करती है, भारतीय होने के नाते या संस्कारी होने के नाते, कि 1942 24 अप्रैल पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो दीदी के पिताजी रहे, उनका स्वर्गवास हुआ। और दीदी 12 या 13 साल में रही होंगी। तो हम लोग जनरली उम्मीद ये करते हैं कि बच्चा है, बाल स्वरूप है, लड़की है, तो शायद एक विलाप का स्थिति बन जाती है, परिवार बिखर जाता है। लेकिन दीदी ने बचपन में ही अपने कपूत के पाँव पालने में देखते हैं, दीदी ने बिना अडिग हुए अपनी माँ के पास गईं और कहा कि आई, अभी बाबा नहीं रहे, क्या अब घर मुझे सँभालना पड़ेगा। सोच के देखें तो अंदर ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है कि इतनी छोटी-सी बच्ची इतनी बड़ी बात कह रही है, आँखों में अश्रु नहीं है, इसका मतलब है डिटरमाइंड है, अपने लिए वो अपने भविष्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर वो जागरूक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें रही उनके साथ। संघर्ष के समय पर दीदी को कभी अभिनय पसंद नहीं आ रहा नहीं, लेकिन चूँकि बात जीविकोपार्जन की थी, धनार्जन की थी, तो लता दीदी को, जैसा कि बकौल वो स्वयं भी कहती हैं इस बात को, उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में बतौर बाल कलाकार उतरना पड़ा। तो वो हमेशा इस बात का ज़िक्र करती थी कि मेरे को जो जीवन में मुझे नहीं करना था, मुझे वो भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए मुझे वो करना पड़ा। और मैं हमेशा उससे, मैं जब शूट पर जाती थी या मेरे को कोई रोल मिलता था, तो मुँह पर वो सफ़ेदी या कुछ पोत देते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। और जब भी मेरे पिता को मेरे बाल बहुत पसंद थे, वो नहीं चाहते थे ये कभी कटें, तो कभी-कभार ऐसा होता था कि किसी गेटअप के लिए कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता रहती थी, तो दीदी अपने बालों को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहती थी। तो बचपन उनका, देखिए, संघर्ष में भी था। 13 साल से लेकर के और 92 साल तक की उम्र, उसमें भी बड़े-बड़े निर्णय, बड़े-बड़े आपके क्या कह सकते हैं कि उसको जीवन के संघर्ष, उतार-चढ़ाव। और सबसे बड़ी बात जो अंदर से आई, मुझे भी रड़ा अंदर से, जो मैं जिसको मैं सीखता हूँ उनसे, अपने कर्म के लिए कभी समझौता नहीं किया उन्होंने। अगर कर्म है तो कर्म ही सर्वोपरि है। देखिए, चाहे वो पार्श्व गायकों के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई हो, जिसके लिए वो राज कपूर शोमैन के सामने भी अपनी बातों को रखने से हिचकी नहीं, ना डरी। वो प्रतिष्ठित थी, उनके पास आय का साधन था, उसके साथ-साथ भी वो केवल उन लोगों के लिए भी, उन कलाकारों के लिए वो हमेशा स्टैंड लेती आईं, जिनके पास आय के साधन इतने नहीं थे, या आर्थिक रूप से जिनको कमजोरियां रही, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और देखिए, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य मिला 1958 में, जब लता दीदी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और फिल्म थी मधुमती। और ससम्मान दीदी वहां पार्श्व गायिका के रूप में पहली बार भारतीय इतिहास में एक सम्मान प्राप्त महिला का उन्होंने अपना दर्जा स्थापित किया। और वो उसको उसके बाद निरंतरता है। और बड़प्पन देखिए, चूँकि दीदी का कोई सानी कभी रहा नहीं, लेकिन सहयोगियों के साथ और अन्य पार्श्व गायकों को भी मौका मिले, उसके लिए उन्होंने एक समय आने के बाद में स्वयं को ही पुरस्कार की श्रेणी से बाहर कर लिया, जिससे सभी लोग, आगे वाली जनरेशन या अन्य गायिकाओं को कहीं भी किसी का मान का मर्दन ना रहे। तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही उनके जीवन से जुड़ी हुई, कि जो बाहर आने तक नहीं रह जाती थी। क्योंकि होता क्या है, आप जिस कर्म क्षेत्र में होते हैं, आप केवल उसी क्षेत्र के विषय में जाने जाते हैं। और ये कई बार अच्छा होता है कि लता मंगेशकर बात करें तो सीधे संगीत, लेकिन उस संगीत से पहले भी, उसके अतिरिक्त भी जीवन में जो संघर्ष जा रहे हैं, उनको कैसे पार करना है। तो दीदी के विषय में जो मुझे व्यक्तिगत एक एक सुझाव, या कह लीजिए गुरु दक्षिणा या गुरु मंत्र के विषय में कहा, बस हमेशा उनका ये एक ही बात,
नैतिकता के साथ कभी समझौता मत करिएगा। नैतिकता अगर जीवन में नहीं है, तो मैं उसको जीवन को, उसको मनुष्य तुल्य नहीं मान सकती। मैं उसको गुरु मंत्र की तरह हमेशा अपने सानिध्य में रखता एक मैं सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि स्वरों की कोकिला बनने से पहले का उनका संघर्ष, हूँ। अ, जिस वक्त वो जीवित थी उस दौरान तो उनका संघर्ष था, लेकिन उनके मरणोपरांत भी जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ 2022 में, जी, आपने अभी शुरुआत में वो बात मुझे बताई कि जी। लेकिन पूरी खुल के नहीं बताई, वो मैं खुल के जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त क्या चर्चा हुई थी और क्या बात थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, चूँकि मैं तो वहाँ फिज़िकली उपस्थित नहीं रह पाया कारणवश, और दीदी का जो समय वो चल रहा था, तो शिवाजी पार्क में दीदी का अंतिम संस्कार हुआ और कई सारे संस्कारों को पूर्ण किया गया। और बस उम्मीद यही रहती थी कि जो भी हो अच्छा हो, दीदी के विषय में नए-नए संस्थान खुलें और नई चीज़ों का जनरेशन के लिए उस चीज़ को समझें। अच्छा हुआ भी है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं हुआ है, हो भी रहा है ऐसा। लेकिन अगर आप उस किसी और विषय या किसी और विषय में बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास शायद उसकी आधिकारिक मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो पूरा उनसे संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पे संग्रहित करके रखा हुआ है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ का और क्या चाहते हैं? उम, जी, देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। किसी भी चीज़ को करने के प्रति उसका एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य विहीन चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। उद्देश्य केवल इतना है कि इस समय जो आप वस्तुएँ देख रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में ये देश की धरोहर हैं। जिस प्रकार दीदी देश की धरोहर हैं, उस प्रकार उनसे संबंधित चीज़ें भी धरोहर हैं। मैं, मेरे बाद आप, आपके बाद जो युग परिवर्तन होंगे, उसमें ये सब चीज़ें साक्ष्य के रूप में, कि इस देश में एक महान कलाकार के रूप में लता मंगेशकर जिस समय थी, उस समय उस युग में क्या-क्या होता था, उससे कोई भी पीढ़ियाँ, भारत हो या विश्व की, अनभिज्ञ ना रहे, सजग रहें और दीदी के जो सिद्धांत हैं, जीवन दर्शन है, उनका लाभ लेती रहें। इस उद्देश्य के साथ में इस केंद्र को हम लोग संचालित कर रहे हैं और प्रयास है कि और भी चीज़ें इसमें जोड़ी जाएँ, जो लता दीदी के संस्कारों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ये तमाम चीज़ें तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में देख ही ली हैं। ये हाथ में अभी मैंने आपको पकड़ाया, आप अंदर से लेकर आए थे। ये क्या है इस बॉटल के अंदर? देखिए, ये इसे लता दीदी का संस्कारों की सुगंध है। ये लता मंगेशकर दीदी का इजाद हुआ कह सकते हैं। ये वो परफ्यूम है, ये वो सुगंध है, जिसको लता दीदी ने लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद में इसको वो अपने वार्डरोब में तो रखती हैं, इसके साथ-साथ जो उनको प्रिय हैं, उनको उपहार भी भेजती, उनको साथ में रखती। या आप ये कह सकते हैं, इतनी दुर्लभ चीज़ हो चुकी है इस समय भारत में, क्या कहीं भी, कि इसको देखने के लिए, इसको स्पर्श करने के लिए, मैं अतिशयोक्ति पर भी नहीं जाऊँगा, इसको सूँघने के लिए, इसकी सुगंध को लेने के लिए, आप विश्वास करिए देश-विदेश से बच्चे, युवा, बुज़ुर्ग, महिलाएँ, विद्यार्थीगण इसको देखने के लिए आते हैं। अच्छा। जी, कई एक्सपीरियंसेस इसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं और देखिए, कहने के लिए परफ्यूम की बॉटल है, लेकिन जो जनता का प्यार और श्रद्धा आती है इसको देख कर के, वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। आपको कभी अभी मौका मिले तो आप कभी भी स्वयं भी आकर के देखिएगा कि नमस्कार करके जैसा कि दीदी के पैरों को छू रहे हैं, इस तरीके से लोग आके इसको जेस्चर देते हैं, ये संबोधित करते हैं। अच्छा, जी, बिल्कुल आएँगे। जी, लेकिन एक चीज़ अब मैं जानना चाहूँगा और उसके बाद मैं फिर जी, साइन ऑफ करूँगा। जी, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो चुका है। जी। अब किस चीज़ की तैयारी है आगे? और इसके साथ ही ये जो लता स्वर गंगा साहित्य केंद्र है, जी, किस नाम से इसको विकसित करना चाह रहे हैं? ये 2 चीज़ें, 2 उद्देश्य आपके क्या हैं आगे? आपने बहुत सही प्रश्न किया है, बड़ा सार्थक प्रश्न है बल्कि। पहला तो ये कि हाँ, ये लता स्वर्गंगा साहित्य केंद्र ऑफ़िशियली स्थापित हो। चूँकि ये जब तक मैं हूँ या आप ही जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, जब तक वो हैं तब तक चीज़ें संरक्षित हैं। लेकिन अगर ये दरअसल इसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब ये पब्लिकली खोल दिया जाए, जिसके लिए मैं अपने तो प्रयास कर ही रहा हूँ। मैं भी ये चाहूँगा, इच्छा करता हूँ, इवन अपील के साथ हूँ कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय की जो सरकार है या प्रशासन है, वो इस ओर मेरी अपील को समझे
प्रयास करे और दीदी के प्रति जो वो उनको भी सम्मान देना चाहिए, वो वहां तक उसके लिए प्रयास किया जाना। मतलब आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी बने और जगह क्या हो? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो हैं वो मेरठ उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हैं। यहाँ की जनता की भी यही अपील है, यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि इस तरीके का जो एक विशिष्ट संस्थान है, चूँकि साहित्य संस्थान है, ये मेरठ में ही रहे और यहीं ही बड़े व्यापक स्तर पर इसको स्थापित कराया जाए। देखिए, मैं अपनी ओर से जितना मेरा प्रयास है, मैं जैसा आपको पूर्व में भी कहा, मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, तो प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दे, तो शायद एक मेरठ को, उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम, एक नई दिशा और एक नया प्रसिद्ध स्थल जिसे आप कह सकते हैं, वो प्राप्त हो सकेगा। अवार्ड्स की मैं बात करूं, जी, किस अवार्ड की तैयारी है उसके साथ मैं साइन ऑफ करूं? देखिए 2023 में 11,505 भारत की अन्य प्रदेशों की भाषाओं के साथ लेख और आलेख पर हम लोग फिल्म का बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं, जो लता दीदी के नाम से ही समर्पित है। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में 2 हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में 2 चीज़ पाइपलाइन में है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हमने दीदी को 7 फरवरी 2022 का जो श्रद्धांजलि इश्यूज अलग-अलग पब्लिकेशंस या समाचार पत्रों में छापे गए हैं, उनको लेकर के एक बड़ी संख्या में एकत्रित किया गया केवल एक ही दिन के अंदर। तो एक लिम्का ये हुआ। दूसरा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव और अतिशीघ्र दीदी वापस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान पाएँ और उसके लिए हम लोग बहुत जी-तोड़ मेहनत से लगे हुए हैं और काम पाइपलाइन में, और ईश्वर से आस्था विश्वास है हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक, दीदी का नाम पहुँचेगा। क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी तैयारी है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तैयारी उसी की ही चल रही है दरअसल। जी, ठीक है। तो ये तमाम जानकारियाँ थीं, कुछ ऐसी इसमें चीज़ें थीं जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, अनसुनी कहानियाँ। लेकिन मैं आज के जो दौर के तमाम सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, जो लता मंगेशकर भारत रत्न अवॉर्डी हैं, कई फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम हो चुके हैं और साथ ही सुरों की कोकिला वो कही जाती हैं, उनको अपना मार्गदर्शक के रूप में वो पूछते हैं जो आज के तमाम सिंगर हैं। मेरी सिर्फ कहना ये है कि आज की जनरेशन से आप रैप सुनते हैं, रैप की तरफ दौड़ते हैं और आज के जो दौर का युग का जो गाने हैं उनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन पुराने दौर के जो गाने हैं उसको मत भूलिए। वो जो व्यक्तित्व हैं, वो जो पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत को सुरों के लिए स्थापित किया है और एक नया आयाम, नया मुकाम जो भारत का पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। और कोशिश हमारी ये रहेगी, मैं बधाई देना चाहूँगा गौरव जी को कि तमाम चीज़ें लता मंगेशकर से संबंधित उन्होंने यहाँ पे संग्रहित करके रखी हुई हैं और जल्दी इसको संग्रहालय, लाइब्रेरी का नाम इसको दिया जाएगा। जिसके बाद जो लोग अभी ये चीज़ जो अनजान थी, उसको लोग जानेंगे और यहाँ पर आकर लता जी से संबंधित क्या-क्या चीज़ें अनकही, अनसुनी और छुपी हुई हैं, वो बाहर निकल कर आएँगे और उसको वो जल्द ही देखेंगे। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।